एक दासी जो करती थी रानी से प्रेम, पर उस दासी की सच्चाई कुछ और ही थी। पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी के दिन थे। महाराज विक्रमदेव ने उसी फाल्गुन में प्रिया से नई शादी की थी। राजमहल के सारे झंझटों से दूर रहकर नई रानी के साथ प्रेम और आनंद की कलोलें करने वे प्रिया को लेकर कन्नौज के राजप्रासाद में चले आए थे। रात दूध में नहा रही थी। दूर के विंध्याचल पर्वतों की चोटियां छादनी में बर्फ सी उजली होकर बाहर दिखा रही थी। पुष्प वाटिका के प्रासाद के नीचे पहाड़ी सरिता बल खाकर बह रही थी। कंचन महल के एक कमरे में दीपक जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी प्रिया रात के सौंदर्य को निहार रही थी। खुले हुए केश उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर लहरा रहे थे। चिकनकारी से सजी और मोतियों से गूंथी हुई उस फिरोजी ओढ़नी पर कसी हुई रेशमी कुर्ती और पन्ने जड़े करधनी पर अंगूर के आकार के मोतियों की माला झूम रही थी। प्रिया का रंग भी मोती के समान उज्ज्वल था। उसकी देह की गठन अनुपम थी। संगमरमर से पैरों में झरी का काम किए जूते थे जिन पर 2 हीरे दमक रहे थे। कमरे में एक कीमती कश्मीरी कालीन बिछा था जो पांव रखते ही हाथ भर धंस जाता था। सुगंधित धूप और कपूर से बने दीपक जल रहे थे। चारों ओर शुद्ध कांच के बड़े बड़े दर्पण लगे थे। संगमरमर के आधारों पर सोने चांदी के फूलदानों में ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और द्वारों पर सधे हाथों से पिरोई गई नाग केसर और चंपा की मालाएं झूल रही थीं, जिनकी गंध से सारा कक्ष महक रहा था। वहां देश विदेश के अनगिनत कारीगरों की बहुमूल्य कलाकृतियां करीने से सजी थीं। महाराज 2 दिन से शिकार पर गए थे। आज इतनी रात बीत जाने पर भी अब तक नहीं लौटे। प्रिया चांदनी में दूर तक टकटकी लगाए सवारों की धूल देखती रही। अंततः उससे न रहा गया। वह खिड़की से उठकर अनमनी होकर रेशमी गद्दे पर आ बैठी। उम्र और चिंता की गर्मी जब असहनीय हो गई तब उसने अपनी चिकनकारी ओढ़नी भी उतार फेंकी और झुंझलाकर बोली, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब क्या करूं? इसके बाद उसने पास रखी वीणा उठा ली। 2-4 तार छेड़े पर स्वर नहीं मिला। भुनभुनाकर कहा, मर्दों की तरह यह भी मेरे वश में नहीं है। प्रिया ने खींचकर वीणा रखी और दस्तक दी। एक दासी विनम्रता पूर्वक उपस्थित हुई। दासी अत्यंत रूपवती और अल्पवयस्क थी। उसके सौंदर्य में एक गहरी उदासी की छाया थी और नेत्रों में निराशा का रंग। उसे समीप बैठने का आदेश देकर प्रिया ने कहा, सारिका, तुझे वीणा अच्छी लगती है या बांसुरी? दासी ने नम्रता से कहा। रानी मां, जिसमें आप प्रसन्न हो, प्रिया ने कहा। पर तू किसमें प्रसन्न होती है? दासी ने कांपते स्वर में कहा। क्या? रानी मां, दासियों की खुशी कैसी? क्षण भर के लिए प्रिया ने दासी के मुख की ओर देखा। वही विषाद, वही निराशा और वही अनकही व्याकुलता का मिश्रण उस चेहरे पर था। प्रिया ने कहा, क्या मैं तुझे एक दासी की दृष्टि से देखती हूं? नहीं, रानी मां की तो मुझ पर विशेष कृपा है। तो फिर तू इतनी उदास, संकोची और एकाकी क्यों रहती है? जब से तू सेवा में आई है मैंने तुझे ऐसा ही देखा है। अपनी कोई बात मुझसे तो कह, प्यारी सारिका। इतना कहकर प्रिया उसके समीप खिसक आई और उसका हाथ थाम लिया। दासी कांप गई लेकिन कुछ नहीं बोली। प्रिया ने स्नेह से कहा, सच सच बता सारिका, तू इतनी गुमसुम क्यों रहती है? सारिका ने कांपते स्वर में कहा, रानी मां, आप क्यों इतनी गुमसुम रहती हैं? प्रिया ने सिर झुका लिया। राजा साहब इधर कुछ कम समय देने लगे हैं, शायद इसी से मन कुछ सूना रहता है। सारिका, रानी मां, जब दिल की चाहत पूरी ना हो तो उदासी तो हर दिल को छू जाती है, चाहे वो राजमहल में हो या झोंपड़ी में। प्रिया मुस्कुराई। उसने कहा, समझ गई, अब तू किसी को चाहने लगी है। उसका नाम बता, मैं तुझे उससे ब्याह दूंगी। सारिका का चेहरा एक पल को सुन्न हो गया। फिर एकाएक उसने प्रिया की आंखों में आंख डालकर धीमे स्वर में कहा, मैं आपको चाहती हूं। प्रिया हंसी। वह उस मदमाती हंसी में खो गई। उसने दासी की कांपती देह और उस नर्म आवाज की थरथराहट को नहीं देखा। सारिका ने पास रखी बांसुरी उठाई और कहा, क्या सुनाऊं? रानी ने कहा, ठहर, यह कक्ष बहुत गर्म लग रहा है, सब दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, दीपक बुझा दे। मुझे चांदनी का खुला आलोक चाहिए और ये फूलों की मालाएं भी मेरे पास रख दे। दासी उठ। प्रिया बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत ला।
बड़ी प्यास लगी है। दासी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत रानी के सामने रख दिया। प्रिया ने गिलास उठाते ही कहा, उफ, ये तो बहुत गर्म है, इसमें गुलाब नहीं डाला? दासी ने कोमल स्वर में कहा, डाला तो है रानी मां। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सुगंधित स्थानिया भी मिला दे। सारिका वह गिलास लेकर दूसरे कमरे में गई, उसमें स्थानिया की 2 बूंदें डालीं और साथ ही कुछ और भी, कुछ ऐसा जो उसके मन की व्यथा से उपजा था। फिर वही सुवासित गिलास लेकर लौटी और रानी के सामने रख दिया। रानी ने उसे एक ही सांस में पी लिया, गिलास को गलीचे पर लुढ़का दिया और मसनद पर ढलती हुई बोली, अब सुना, तूने कहा था तू मुझे चाहती है, कोई प्रेम का गीत सुना सारिका। उसके नेत्रों में मदिरा की धुंध थी, चेहरे पर यौवन की दमक और आंखों में साकी के लिए कोई अनजानी झलक। सारिका ने बांसुरी उठाई, सुर मिलाए और गाने लगी। वातावरण में बांसुरी की धुन और स्वर जैसे टपकती हुई ओस बनकर हर कोने में बिछ गए। प्रिया की आंखें धीरे धीरे मूंदने लगीं। सारिका की आंखें भर आईं। गीत जब समाप्त हुआ तो सारिका ने देखा रानी निढाल पड़ी हैं। मदिरा की तपिश से गाल सुर्ख हो गए थे, होंठ तांबूल की लाली से फड़क रहे थे और सांसों की महक फूलों को मात दे रही थी। जैसे हवा में झूमती पत्तियां कांपती हैं, वैसे ही रानी का वक्ष मंद गति से कांप रहा था। ललाट पर पसीने की बूंदें दीपक की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। सारिका ने बांसुरी एक ओर रख दी और चुपचाप पास आकर खड़ी हो गई। उसका मन कांप रहा था, आंखें तप रही थीं, गला सूख रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गई और बहुत ही कोमलता से अपने आंचल से रानी के अधरों से बहती हुई लालिमा को पोंछने लगी, जैसे वो अपना प्रेम चुपचाप रानी के होठों से समेट रही हो। इसके बाद सारिका ने धीरे से झुककर रानी प्रिया के होंठ चूम लिए, पर जैसे ही उसने अचानक सिर उठाया, दरवाजे पर खड़ा था महाराज विक्रमदेव राजा के नेत्रों में क्रोध और विस्मय की आग धधक रही थी। उनकी आंखें जैसे जलती मशालें बन गई थीं। सारिका की देह जड़ हो गई, उसकी सांस जैसे अटक गई। वह निःशब्द खड़ी राजा की आंखों में देखने लगी। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तू कौन है और यह घृणित कार्य क्यों कर रही थी? सारिका ने कांपते हुए स्वर में कहा, राजन, यदि दासी उत्तर न दे तो। राजा क्रोधित हुए, यह दुस्साहस। मेरी बात का जवाब नहीं। अच्छा, तुझे नंगा कर कोड़े मारे जाएंगे। सारिका की आंखें भर आईं, पर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं पुरुष हूं। राजा का चेहरा आग की तरह तपने लगा। उन्होंने क्रोध से दांत भींच लिए, उनकी आंखें जल उठीं। रानी की ओर देखा, वह अब भी बेहोश पड़ी थी। राजा के होंठों से एक घृणा भरी फुफकार निकली, उफ। तुरंत उन्होंने तलवार थामी, लेकिन फिर ठिठक कर पीछे घूमे और गुस्से से चीखे, काली मां। क्षण भर में एक विशालकाय तातारी स्त्री जंगली केश और भारी आवाज के साथ दरबार की दासी काली मां उनके सामने आ खड़ी हुई। राजा ने आदेश दिया, इस अभिशप्त को काल कोठरी में डाल दो, बिना जल, बिना अन्न, बिना क्षमा सड़ता रहे। काली मां ने लोहे जैसे हाथों में उस युवक की कलाई पकड़ी और खींचती हुई ले चली। कुछ ही देर में वे महल के सबसे अंधेरे तहखाने के पास पहुंचे। काली मां ने अपनी जंग लगी चाबी से दरवाजा खोला और सारिका को भीतर धकेल दिया। जमीन कांपी, धूल उड़ी और घुटन भरी उस कोठरी में अंधेरा घुल गया। भोर हुई। रानी प्रिया की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने सिर उठाया, चौंक कर बैठ गई। बाल बिखरे थे, मुंह सूखा था। उसने कपड़े संवारे, ओढ़नी ठीक की और आईने के सामने खड़ी हो गई। खिड़कियां अब भी बंद थीं। रानी ने आलस से भरे स्वर में पुकारा, सारिका, ओ प्यारी सारिका, जरा खिड़कियां खोल दो, बड़ी गर्मी है। क्या नींद थी कल? शराब भी शायद कुछ ज्यादा थी। किसी ने रानी प्रिया की आवाज ना सुनी। उसने थोड़ा और जोर से पुकारा, सारिका। कोई उत्तर नहीं आया। रानी चौंकी। वह खुद खिड़कियां खोलने बढ़ी, पर खिड़कियां बाहर से बंद थीं। प्रिया के मन में बेचैनी होने लगी। यह क्या बात? मेरी सभी दासियां कहां चली गईं? वह द्वार की ओर बढ़ी। देखा, एक तातारी स्त्री काली मां नंगी तलवार लिए पहरे पर खड़ी थी। प्रिया को देखते ही वह झुक गई। रानी ने कठोर स्वर में पूछा, तुम यहां क्यों हो? काली मां ने नजरें झुकाकर जवाब दिया,
राजा का हुक्म से। राजा महल में पधारे हैं। जी हां। तो मुझे सूचित क्यों नहीं किया गया? हुक्म नहीं था। राजा अब कहां हैं? जीनत भवन के सौंदर्य दौलत खाने में। प्रिया के हृदय में चोट पहुंची। उसने व्यंग्य से कहा, ठीक है, जिनके लिए प्रेम केवल व्यापार है वे मोहब्बत की भाषा क्या जाने। अब शायद जीनत भवन की किस्मत खुली है। कालीमा चुप रही। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फिर पूछा, मेरी सारिका कहां है? कैद में है। क्यों? यह राजा की आज्ञा है। उसका दोष क्या था? मैं नहीं कह सकती बेगम। काल कोठरी की चाबी मुझे दो, मैं उसे अभी छुड़ाती हूं। आपको अपने कक्ष से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है। प्रिया ने सन्न होकर पूछा, तो क्या मैं भी बंदनी हूं? जी हां बेगम। रानी प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह लौटकर मसनद पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद कांपते हाथों से उसने एक पत्र लिखा। प्रणाम महाराज विक्रमदेव, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो कृपया मुझे क्षमा करें। सारिका यदि दोषिनी है तो दंड मुझे मिले, क्योंकि उसकी हर सांस मेरे हुक्म की गुलाम थी। न्याय आपकी आंखों से नहीं, आपके हृदय से मांगती हूं। आपकी ये प्रिया। दिन भर की थकी होने के कारण मैं ऐसी बेसुध सो गई कि राजाधिराज के स्वागत में उपस्थित ना हो सकी। मेरी उस प्यारी दासी सारिका को भी क्षमा किया जाए। उसने राजमहल में आपके पधारने की सूचना मुझे उचित समय पर न देकर अवश्य अपराध किया है, परंतु वह एक नई भोली भाली दुखियारी कन्या है। आपकी दासी रानी प्रिया। पत्र राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा दिया गया। उस समय राजा की मनस्थिति अत्यंत विषादपूर्ण थी। उन्होंने अपनी आंखों से एक परपुरुष को रानी के अधरों को चूमते देखा था। उनका हृदय रोष और अपमान से भर उठा था। वे मदिरा के घूंट पर घूंट चढ़ा रहे थे ताकि इस पीड़ा को भुला सकें। इसी बीच जीनत भवन की रानी, जिसे वर्षों से रानी प्रिया से ईर्ष्या थी, अवसर देखकर आग में घी डाल रही थी। जब तातारी पहरेदारनी कालीमा पत्र लेकर पहुंची तो राजा ने आंखें लाल कर दहाड़ते हुए कहा, क्या है? क्या लाई हो? कालीमा ने सिर झुकाकर विनीत स्वर में कहा, स्वामी, रानी प्रिया का निवेदन पत्र। राजा ने होंठ चबाते हुए गुर्राया, उसे कहो जाकर मर जाए। फिर उन्होंने पत्र को एक झटका दिया, जिससे वह जमीन पर जा गिरा और वे मुंह फेर कर बैठ गए। कालीमा लौट गई। राजा का यह उत्तर सुनकर रानी प्रिया भूमि पर निढाल हो गई। उसने कालीमा को बाहर जाने का आदेश दिया और कक्ष का द्वार बंद कर दिया। फिर वह फूट फूट कर रोई। घंटों बीत गए। संध्या की छाया महल में उतर आई। प्रिया ने आंसू पोंछे और कहा, हाय, राजा की रानी होना भी कैसी अभिशापित नियति है। इंतजार करते करते आंखें सूज जाएं, मिन्नतें करते करते जीभ लहूलुहान हो जाए, अदब निभाते निभाते देह थककर टूट जाए, और फिर भी बस नींद में होने की एक छोटी सी चूक पर यह अपमान, यह सज्जा। तो क्या मेरा कोई मूल्य नहीं? क्या अब मैं जीनत भवन और बाकी स्त्रियों के बीच मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रही? क्यों न मैं किसी निर्धन की पत्नी हुई होती। लेकिन धीरे धीरे भीतर की स्त्री जाग उठी। आत्मसम्मान और आत्मबल उसकी आंखों में चमकने लगे। वह सांपनी सी चपेट खाकर उठ खड़ी हुई। उसकी उंगलियां कांपती हुई पर दृढ़तापूर्वक कलम थाम चुकी थीं। उसने एक और पत्र लिखा, राजा विक्रमसेन, मैंने अपराध किया। यदि वह सो जाना था, मैंने कोई पाप नहीं किया। यदि नींद एक अभिशाप नहीं है, आपने जो देखा वह भ्रम था या आपकी आंखों का धोखा, मैं आज भी वैसी ही हूं, आपकी। पर यदि यह प्रेम इतना कमजोर है कि एक दृश्य उसे तोड़ दे, तो फिर यह प्रेम नहीं, शासन है। मैं यह महल छोड़ रही हूं। जब तक आप स्वयं नहीं कहेंगे, मैं आपकी चौखट पर भी नहीं लौटूंगी। आपकी, परंतु अब खुद की भी। रानी प्रिया। दुनिया के मालिक, आपकी रानी और दासी होने की वजह से आपके हुक्म को मानकर मर रही हूं। इतनी बेइज्जती पाकर एक महारानी का मर जाना ही उचित है, मगर इतने बड़े सम्राट को स्त्रियों को इतना तुच्छ भी नहीं समझना चाहिए कि एक साधारण भूल की इतनी बड़ी सजा दी जाए। मेरा कसूर तो बस इतना ही था कि मैं अनजान होकर सो गई थी। खैर, एक बार फिर आपको देखने की तमन्ना लेकर इस संसार से जा रही हूं। मैं उस पावन परमेश्वर से विनती करूंगी कि वह मेरे पतिदेव को सलामत रखे। प्रिया। प्रिया ने इस पत्र को इत्र से सुवासित किया और ताजे फूलों के एक गुलदस्ते के भीतर इस तरह छिपाकर रख दिया
कि किसी की नजर ना पड़े। फिर उसने अपने रत्नों की पेटी से एक अनमोल अंगूठी निकाली, देर तक उसे निहारती रही और फिर उसे छाटकर झर निकल गई। उधर सम्राट विक्रमसेन कालीन वायु सेवन के लिए कमल वाटिका में टहल रहे थे। तभी 2-3 सेवक भागते हुए आए और घबराहट में बोले, महाराज, अनर्थ हो गया। रानी प्रिया ने विष पी लिया है और वह मृत्युशैया पर है। क्षण भर में राजा ने पत्र पढ़ा। उनका चेहरा फक पड़ गया। वह दौड़ते हुए राजमहल पहुंचे। रानी प्रिया भूमि पर अचेत सी पड़ी थीं। उनकी आंखें पलकों के नीचे ढलकी हुई थीं। रंग कोयले सा काला पड़ गया था। सम्राट घबरा उठे। हकीम को बुलाओ, तुरंत। कुछ सैनिक भागे। राजा की आवाज सुनकर प्रिया ने अपनी दृष्टि उनकी ओर मोड़ी। धीमे स्वर में बोली, क्या किस्मत। राजा उसके समीप बैठ गए। बोले, प्रिया, महारानी होकर तुम्हें यही करना उचित लगा? प्रिया ने दर्द से भरी आवाज में कहा, महाराज, मेरा कसूर मामूली था। राजा ने कठोर स्वर में कहा, दुर्भाग्यपूर्ण, शाही अंतपुर में एक पुरुष को स्त्री का भेष बनाकर छिपाकर रखना मामूली कसूर था? कानों पर विश्वास न करता, पर आंखों देखी को झूठ कैसे मानता। यह सुनकर प्रिया ऐसे तड़पी जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर प्रहार किया हो। कांपते हुए बोली, क्या? राजा थोड़े पीछे हटे और बोले, सच बताओ, इस समय तुम मृत्यु की ओर हो। वह युवक कौन था? प्रिया ने अचकचाकर पूछा। कौन युवक? विक्रमसेन क्रोध से कहा। जिसे तुमने साकी बनाकर अपने पास रखा था। प्रिया घबरा उठी। क्या? वह पुरुष था? राजा ने तीखे स्वर में पूछा। तो क्या तुम सचमुच यह बात नहीं जानती थी? प्रिया के मुंह से निकला, हे ईश्वर। फिर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। कुछ पल चुप रहकर बोली, स्वामी, फिर तो अब कोई शिकायत नहीं बनती। इस अपराध की तो यही सजा ठीक थी। मेरी बदगुमानी को क्षमा किया जाए। मैं प्रभु के नाम पर कहती हूं, मुझे इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी। राजा कंठरुद्ध हो गया। बोले, तो प्रिया, तुम निर्दोष ही चली गई। और सम्राट की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिया ने उनका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखा और धीमे स्वर में कहा, मेरे स्वामी, जिसकी कोई आशा नहीं थी, वह आनंद इस अंतिम क्षण में मिला। जो कुछ भी कहा सुना गया हो, क्षमा किया जाए। एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राजा ने अधीर होकर पूछा, जल्दी कहो प्रिया। प्रिया ने साहस बटोरकर कहा, उस युवक को क्षमा कर दीजिए। इतना कहकर प्रिया की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी ही देर में वह शांत हो गई। राजा घुटनों के बल बैठ गए। उसके ललाट को चूमा और फिर एक छोटे बच्चे की तरह रो पड़े। उधर भयंकर अंधेरे और सर्दी में वह युवक भूखा प्यासा तहखाने में पड़ा था। अचानक जोर की आहट के साथ द्वार खुले और प्रकाश के साथ ही एक गंभीर स्वर गूंजा, नसीबी युवक, क्या होश में हो? युवक ने तीव्र स्वर में पूछा। कौन? उत्तर मिला, सम्राट विक्रमसेन। युवक ने बिना किसी संकोच के कहा, यह जगह सम्राटों के योग्य नहीं है, क्यों पधारे हैं? राजा बोले, तुम्हारा पक्ष नहीं सुना था, वही सुनने आया हूं। कुछ देर की चुप्पी के बाद युवक ने कहा, सिर्फ प्रिया को झूठे कलंक से बचाने के लिए सच कहता हूं। सुनिए, जब प्रिया बच्ची थी, मैं उसके पिता का सेवक था। उसी समय से मैं उसे प्रेम करता था। प्रिया भी मुझे स्नेह करती थी, पर वह मासूम बाल्यकाल का प्रेम था। जब वह सयानी हुई, पर्दे में रहने लगी और फिर सम्राट की, मगर मैं उसे भूल न सका। युवक ने भर्राए स्वर में कहा। 5 वर्षों तक एक पागल की तरह देश देश भटकता रहा। अंत में एक दिन भेष बदलकर उसकी दासी की नौकरी कर ली। मेरा बस इतना ही इरादा था कि उसे दूर से देखता रहूं, उसकी सेवा करूं और चुपचाप जी लूं। लेकिन उस दिन उज्ज्वल चांदनी, सुगंधित पुष्पों की भीनी भीनी खुशबू, मधुर संगीत, मदिरा की गर्मी और वह एकांत क्षण मेरी कमजोरी बन गए। मैंने उसके आंचल से उसके चेहरे का पसीना पोंछा और फिर उसके होंठों को चूम लिया। मैं अपने इस अपराध के लिए उत्तरदायी हूं, किंतु प्रिया इस बारे में पूर्णतः अनजान थी। कुछ क्षण तक सम्राट स्तब्ध खड़े रहे, फिर बिना कुछ कहे, बिना द्वार बंद किए, चुपचाप धीमे कदमों से वापस लौट गए।
प्रिया की मृत्यु को अब 10 दिन हो चुके थे। सम्राट विक्रमसेन ने स्वयं को उसके कक्ष में कैद कर लिया था, उसी कक्ष में जहां कभी प्रिया हंसी थी, गाई थी, उनकी प्रतीक्षा की थी। रात्रि के गहरे सन्नाटे में जब आधी रात बीत जाती तो उस शोकग्रस्त वातावरण में एक मर्मभेदी कोमल करुण गीत की ध्वनि तैर जाती, मानो कोई आत्मा गा रही हो।